चलिए आज क्लास जो शुरू होने वाली है वो है आज दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत का जो समय है वो है आपका 1206 से लेकर के इसका 1526 तक। यानी दिल्ली सल्तनत का जो समय है 1206 से लेकर के 1526। यानी अगर इसको हम घटा दें 1526 में से अगर हम 1206 घटा देते हैं तो 6 में 6 जाता 0 और 2 में से 2 जाता है, यानी कितना बचेगा यहाँ पर 2 और यहाँ बचेगा आपका 3, 5 में से 2 जाएगा, बचेगा 3। यानी लगभग 320 वर्ष दिल्ली सल्तनत में, लगभग कितने वर्ष, 320 वर्ष तक की दिल्ली सल्तनत में शासन हुआ है। अब दिल्ली सल्तनत में जो 320 वर्ष हैं, इन 320 वर्षों में या ये कह लें कि 1206 से लेकर के 1526 तक कितने वंश गद्दी पर बैठे हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं गुलाम वंश। सबसे पहले कौन वंश बैठा है? गुलाम वंश। गुलाम वंश की अगर हम बात करते हैं तो गुलाम वंश का जो समय है वो 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक की। यानी कितना कह सकते हैं कि 90 में से 6 जाएगा 1290, 1206 से लेकर 1290 तक की। ध्यान रखना 1206 से 1290 यानी 90 में 6 जाएगा, यानी गुलाम वंश कितने वर्ष का शासन किया है? 84 वर्ष। तो ध्यान रखना गुलाम वंश ने 84 वर्ष तक के गुलाम वंश ने शासन किया। गुलाम वंश के बाद कौन सा आता है? खिलजी वंश। तो ध्यान रखना गुलाम वंश के बाद जो आता है खिलजी वंश। कौन सा वंश है? खिलजी वंश। और खिलजी वंश का समय है 1290 से लेकर के 1320 तक की। कितना है? 1320 ईस्वी। अगर इसको हम घटाएंगे तो 0 में 0 जाएगा, 0 बचेगा और 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो कुल कितने वर्ष? लगभग 30 वर्ष, 30 वर्ष खिलजी वंश ने शासन किया है। क्लियर हो? कितने वर्ष? 30 वर्ष। इसी तरीके से खिलजी वंश के बाद जो आएगा वो आएगा तुगलक वंश। और तुगलक वंश का जो समय है वो 1320 से लेकर के 1414 तक की। कितना समय है? 1320 से लेकर 1414। अगर इसको हम घटाएंगे हम तो आएगा 94 वर्ष। यानी 4 में से 0 जाएगा, 0 4 उतरेगा और यहां पर 11 में से 2 जाएगा, 9 उतरेगा। यानी लगभग 94 वर्ष तक की तुगलक वंश ने शासन किया है। तुगलक वंश के बाद आएगा सैयद वंश। इसके बाद आएगा सैयद। कौन सा वंश आएगा? सैयद वंश। सैयद वंश का जो समय है 1414 से लेकर के 1450। 1400 कितना है? 1450 ईस्वी। और इसको घटाएंगे अगर 50 में, यानी जाएगा, कितना बचेगा? 6 आएगा और यहां पे 4 में से 1 जाएगा, 3, यानी 36 वर्ष। उसके बाद आएगा लोधी वंश। लोधी वंश। लोधी वंश का समय है 1450 से लेकर 1526 तक की। कितना आएगा? 1450 से लेकर के 1526 ईस्वी।
तो यहाँ पे जो वंश ये गद्दी पर बैठा है कितने, 76 वंश। कितना, 76। यानी 6 में से 0 जाएगा, 6 बचेगा, और 12 में से 5 जाएगा, 12 5 7, यानी 76 वर्ष। यानी दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय शासन किसने किया है, और दिल्ली सल्तनत में सबसे कम वंश तक शासन किसने किया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसने शासन किया है। ठीक, तो सबसे अधिक वर्ष तक की जिसने शासन किया है वो है आपका तुगलक वंश। सबसे अधिक वर्ष तक की जो शासन किया है वो कौन सा है, सर्वाधिक वर्ष, यानी सर्वाधिक शासन किसने किया है उसका नाम है तुगलक वंश। और सबसे कम किसने वंश ने शासन किया है, तो वह है खिलजी वंश। कितना है, 30 वर्ष। 30 वर्ष। तो सबसे कम शासन अगर किसी ने किया है तो कौन है, वो है आपका खिलजी वंश। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत में 1206 से लेकर के 1526 तक की 320 वर्ष तक की शासन हुआ है टोटल। ये मैंने लिख दिया है। कितना है, 6 में से 6 जाएगा, 0 बचेगा, और 12 में से जाएगा, घटेगा तो बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा 3, यानी 320 वर्ष। तो इन 320 वर्षों में सबसे कम शासन करने वाले थे खिलजी वंश, और सर्वाधिक शासन करने वाले कौन थे, तो कहेंगे तुगलक वंश। सबका समय मैंने लिख दिया है, इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गुलाम वंश। इसकी बात करते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश, ध्यान दीजिएगा। गुलाम वंश का जो पहला शासक था, ध्यान देना, गुलाम वंश का जो पहला शासक था, पहला सुल्तान कहें, गुलाम वंश का पहला शासक, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन ये सुल्तान नहीं था। ये क्या सुल्तान नहीं था, तो इसका मतलब गुलाम वंश का सुल्तान कोई और था। तो गुलाम वंश का पहला सुल्तान, गुलाम वंश का पहला जो सुल्तान था उसका नाम था इल्तुतमिश। ये गुलाम वंश का पहला सुल्तान था इल्तुतमिश। और गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था, तो गुलाम वंश का जो अंतिम सुल्तान था उसका नाम था, 3 वर्षीय बालक था, शमशुद्दीन क्यूमर्स। शमशुद्दीन क्यूमर्स। गुलाम वंश का अंतिम जो सुल्तान था क्यूमर्स, ये क्यूमर्स है लिखा है या है, तो गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान का नाम था शमशुद्दीन क्यूमर्स। पहला सुल्तान था इल्तुतमिश, अंतिम ये 3 वर्षीय सुल्तान था जिसको खिलजी वंश के शासक जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी। जब खिलजी वंश के बाद पढ़ाएंगे तो हम आपका नाम वहां पर लेंगे। तो इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश के समय, यानी गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश, इसने कुतुबी वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश के समय कुतुबी वंश की। इसी तरीके से इल्तुतमिश ने इसने जिस वंश की स्थापना की थी वो था शमशी वंश। गुलाम वंश के अंदर था, शमशी वंश की स्थापना की थी। इसी तरीके से गुलाम वंश में कौन था, बलबन। बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की थी। तो ये जो शासक थे इन्होंने अपने अपने थे, गुलाम थे, तो इसलिए इन लोगों ने अपने अपने वंश की भी स्थापना की थी। जैसे ऐबक ने कुतुबी वंश की स्थापना,
इल्तुतमिश ने शमसी वंश की स्थापना और बलबल ने बलबनी वंश की स्थापना की थी। अब बात करते हैं कि क्या ये वास्तव में गुलाम इस सुल्तान को कहना उचित होगा या कोई और नाम दिया जाए। तो आइए इस पर हम बात करते हैं। जो गुलाम वंश के जो शासक थे उनके माता पिता गुलाम नहीं थे, खुद गुलाम हुए थे, लेकिन उनके माता पिता गुलाम नहीं थे, यानी वो स्वतंत्र रूप से जन्म लिए थे, बाद में गुलाम हो गए। तो इसलिए गुलाम वंश के शासकों को कहा जाता है तुर्क सुल्तान, या कहते हैं इन शासकों को ममलूक सुल्तान। ममलूक सुल्तान, और ममलूक शब्द का अर्थ है, ठीक है, यानी स्वतंत्र, स्वतंत्र माता पिता के, स्वतंत्र माता पिता के के संतान, स्वतंत्र माता पिता के उत्पन्न हुए, स्वतंत्र माता पिता के उत्पन्न, माता पिता के उत्पन्न संतान जो बाद में गुलाम बने, गुलाम बने मतलब दास बने। तो इसलिए इनको गुलाम ना कह के ममलूक सुल्तान कहना उचित होगा। और ममलूक जो शब्द है, ये वाला शब्द ममलूक, ममलूक शब्द का प्रयोग, यानी नाम जो दिया था सर्वप्रथम, उसका नाम था इतिहासकार हबीबुल्लाह। क्या नाम था? इतिहासकार हबीबुल्लाह, हबीबुल्लाह द्वारा दिया गया नाम, याद रख लीजिएगा, हबीबुल्लाह द्वारा दिया गया नाम है ममलूक शब्द। तो इसीलिए गुलाम वंश के सुल्तानों को गुलाम सुल्तान ना कह के उनको ममलूक सुल्तान कहना उचित होगा, क्योंकि ये स्वतंत्र माता पिता के उत्पन्न संतान थे जो बाद में गुलाम बने गए थे। तो इसीलिए गुलाम वंश के सुल्तानों को तुर्क सुल्तान या ममलूक सुल्तान कहा जाता है, ध्यान रखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जिस गुलाम की अगर हम बात करते हैं तो उस गुलाम का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, सबसे पहले कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका समय है 1206 से लेकर के 1210। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो समय है 1206 से लेकर के 1210। आइए बात करते हैं, 2 मिनट जाइए, आजान हो रही है, फिर बताते हैं।
आइए ध्यान दें, मैं बता रहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक का समय 1206 से 1210 है। तुर्क जनजाति का था ये क्या था? ये तुर्क जनजाति का था, तुर्किस्तान का रहने वाला था। कहां का था ये? तुर्किस्तान का रहने वाला था। ठीक है। बचपन में निशापुर के बाजार में इसे बेचा गया था और इसे अब्दुल अजीज कूफी, किसने खरीदा था इसको? इसे अब्दुल अजीज कूफी नामक एक व्यक्ति ने इसे खरीदा और लेकर के अपने घर लाया, अपने बच्चों की तरह इसका लालन पालन किया और उसी तरह से शिक्षा दी जिस तरह से इसने अपने बच्चों को शिक्षा दी थी। तो इसने अपने बच्चों को शिक्षा, अपने बच्चे के आधार पर कुतुबुद्दीन ऐबक को शिक्षा और दीक्षा, इसको क्या दिया? शिक्षा एवं दीक्षा दी। शिक्षा का मतलब है कि पढ़ाई लिखाई, और दीक्षा का मतलब घुड़सवारी, तलवारबाजी आदि चीजें जो सिखाया। ये बचपन से ही कुरान, जो मुस्लिम धर्म की प्रमुख पुस्तक है, कुरान को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ता था। इसीलिए कुतुबुद्दीन को कुरान खवा की उपाधि प्राप्त थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खवा की उपाधि प्राप्त थी। जब अब्दुल अजीज कूफी की मृत्यु हो गई तो इसके जो भाई थे, ये गुलाम था, ये इसके जो भाई बन गए थे, उन्होंने ने जलन में इस गुलाम को, यानी सगे भाई तो थे नहीं, उसको ले जाकर के गजनी के बाजार में से बेच दिया। ठीक है। इसको ले गए और गजनी के बाजार में बेच दिया। क्यों? क्योंकि पिता की संपत्ति को पुत्र बेच सकता है। क्योंकि ये गुलाम किसका था? अब्दुल अजीज कूफी का गुलाम था। इसीलिए उनके पुत्रों ने ऐबक को अब्दुल अजीज कूफी के पुत्रों ने इसे गजनी के बाजार में इसे पुनः बेचा गया। यानी एक बार बेचा गया था, पुनः बेचा गया। ठीक है। यहां मोहम्मद गोरी ने इसे खरीदा था। किसने खरीदा था? मोहम्मद गोरी ने इसे खरीदा था और ये मोहम्मद गोरी का हो गया गुलाम। मोहम्मद गोरी इसकी कारकुशलता से देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। ये क्योंकि योग था ही पहले, इसीलिए मोहम्मद गोरी ने ऐबक को अमीर आखूर, याद कर लीजिएगा, अमीर आखूर का पद दिया था। अमीर आखूर का मतलब ये होता है घोड़ों की अस्तबल की देखरेख करने वाला। कौन सा पद दिया था इसे? अमीर आखूर, यानी शाही घुड़सवार के अस्तबल, जो घोड़े का होता है उसकी पूरी घोड़ों की देखरेख करने वाला होता। तो इसे कौन सा दिया गया था? अमीर आखूर का पद दिया गया था। और इसने मध्य एशिया की जितनी भी लड़ाइयां थे उन लड़ाइयों में अपने मालिक यानी मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। 1192 में मोहम्मद गोरी जो था वो भारत में तराइन के युद्ध में जब यहां पर आया था तो पहली बार ये ऐबक भारत में तराइन के द्वितीय युद्ध में साथ दिया था। अर्थात भारत आया था। नोट कर लेंगे कि ये द्वितीय युद्ध में, तराइन के दूसरे युद्ध में ये भारत आया था। अर्थात मोहम्मद गोरी का दूसरे युद्ध में ऐबक ने साथ दिया था और ऐबक
ने विजय भी दिलाया। तराइन के दूसरे युद्ध में कुतुबुद्दीन, तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। और उसी के बाद मोहम्मद गोरी ने समाना और कोहराम, ठीक है, समाना और कोहराम जैसे स्थान का प्रशासक ऐबक को बनाया था। ठीक है, किसको बनाया था? मोहम्मद गोरी ने समाना कोहराम जैसे स्थान का प्रशासक कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो यहां की देखरेख पूरी भारत में करने लगा था। फिर 1194 में चंदावर का युद्ध, मैंने बताया था चंदावर का युद्ध जब हुआ था जयचंद से, तो मोहम्मद गोरी के साथ ऐबक ने भी साथ दिया था। और इस तरह से चंदावर के युद्ध में भी जो है मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। उसी चंदावर के युद्ध के बाद यानी 1194 के बाद ऐबक ने अजमेर, दिल्ली आदि क्षेत्र जीत लिया था। ठीक है, यानी 1194 के बाद ऐबक ने अजमेर, दिल्ली जैसे क्षेत्रों को उसने जीत लिया था। और जब इन क्षेत्रों को उसने जीत लिया था, ध्यान रखना, जब इन क्षेत्रों को उसने जीत लिया था तो इस तरह से ये मान लिया था मोहम्मद गोरी ने कि दिल्ली की देखरेख का पूरा कारभार जो है वो ऐबक को ही दे दिया था। और इस तरह से ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का वली अहद हो गया था, यानी उत्तराधिकार दिल्ली का रहे, भारत का सारा अधिकार जो है वो ऐबक के हाथों में आ गया था। ठीक है, ऐबक के हाथों में आ गया था। लेकिन अकेला ऐबक ही उसका गुलाम नहीं था, कुछ और भी मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। ठीक है, अकेला ऐबक ही गुलाम नहीं था, मोहम्मद गोरी के और भी गुलाम थे। उनमें से एक का नाम था ताजुद्दीन एल्दोज। एक गुलाम ये था और दूसरा था नासिरुद्दीन कुबाचा, एक गुलाम ये था। तो मोहम्मद गोरी के गुलाम मूल रूप से 3 गुलाम थे। एक का नाम था ऐबक, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, ये 3 गुलाम थे। और जब मोहम्मद गोरी की अचानक मृत्यु हो गई, जैसा कि मैंने बताया था कि उसकी हत्या कर दी गई थी 1206 में, तो इसीलिए ऐबक ने अपने को भारत में ही स्थापित कर लिया था। ये भारत का जो संपूर्ण क्षेत्र था वो ऐबक के हाथों में आ गया था। और मुल्तान का क्षेत्र, कहां का? मुल्तान का क्षेत्र जो था वो कुबाचा के हाथों में आ गया था। और ताजुद्दीन इल्दोज जो था वो गजनी का क्षेत्र वो आ गया था किसके हाथों में? ताजुद्दीन इल्दोज के हाथों में आ गया था। इधर कुतुबुद्दीन ऐबक को जब मालूम हुआ, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो है भारत में उसने अपने आप को शासक के रूप में तो नहीं, लेकिन उसने अपने आप को बागडोर भारत की संभाल ली थी। इसने जून 1206 में लाहौर में इसने अपना राज्याभिषेक किया और इसने 1206 से लेकर 1208 तक मलिक के रूप में शासन किया। इस रूप में मलिक के रूप में इसने शासन किया था। ध्यान रखिएगा,
जून 1206 में लाहौर में इसने अपने को अपना राज्याभिषेक किया और लाहौर को ही इसने अपनी राजधानी बनाई थी। लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाई थी, राज्याभिषेक किया। 1206 से लेकर 8 तक की मलिक के रूप में इसने शासन किया। उसके बाद 1208 में ऐबक को दास्ता से मोहम्मद गोरी के भाई गोर का शासक गयासुद्दीन ने इसे दास्ता से मुक्त कर दिया था। यानी 1208 में कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्त करने वाला कौन था? उसका मोहम्मद गोरी, क्योंकि मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई थी। गयासुद्दीन ने दास्ता से उसको मुक्त कर दिया था। और जब ये दास्ता से 1208 में मुक्त हो गया तो 1208 से लेकर के 1210 तक की, ध्यान देना, 1208 से लेकर के 1210 तक, 1208 से लेकर 1210 तक ऐबक ने सिपह सालार के रूप में शासन किया। किस रूप में? सिपह सालार। पहले मलिक के रूप में किया, अब सिपह सालार के रूप में शासन किया। ठीक है। अब ऐबक गद्दी पर बैठा तो उसके सामने समस्याएं थी ताजुद्दीन एल्दोस की, नासुद्दीन कुबाचा की और बंगाल बिहार की खिलजी की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नासुद्दीन कुबाचा की, जो गजनी का उसने अपने आप को गजनी का शासक नियुक्त कर दिया था। वो गजनी पाने के बाद भी वो चाहता था कि हम भारत पर भी अपना अधिकार कर लें, क्योंकि वो भी एक गुलाम था और एक गुलाम अपने को बराबर समझते थे। इसीलिए 1208 में ताजुद्दीन एल्दोज ने, ध्यान देना, 1208 में ताजुद्दीन एल्दोज ने पंजाब और कौन सा था? इसने पंजाब और एक और स्थान है, लाहौर है शायद। ठीक है। इसने पंजाब और लाहौर, एल्दोज ने पंजाब और लाहौर को विजिट कर लिया था। (1208) में एल्दोज ने पंजाब और लाहौर को विजिट किया। जैसे ही ऐबक को मालूम हुई तो ऐबक तुरंत राजधानी दिल्ली थी, दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और तुरंत जो है वो लाहौर और पंजाब को जीत लिया। ये भाग गया गजनी। ऐबक ने गजनी तक उसका पीछा किया और गजनी में उसको पराजित किया और 40 दिन तक की वो गजनी में रहा। यानी ऐबक का गजनी पर अधिकार कर लिया। वहां 40 दिन तक रहा था। वहां कितने दिन? 40 दिन तक रहा। उसके बाद उसने ताजुद्दीन एल्दोस की पुत्री से स्वयं विवाह कर लिया। क्या किया? उसने एल्दोस की पुत्री से ऐबक ने विवाह कर लिया और इस तरह से ऐबक से विवाह कर लिया। ऐबक ने विवाह कर लिया तो ताजुद्दीन एल्दोस शांत हो गया। तो समझ में आया मैंने क्या कहा? ऐबक का गजनी पर अधिकार कर लिया, वहां 40 दिन तक रहा था।
एल्दोस की पुत्री से ऐबक ने विवाह कर लिया और ताजुद्दीन एल्दोस शांत हो गया। इधर वो वहीं पर था। पता ही चला कि मुल्तान के शासक नासुद्दीन कुबाचा ने सिंध पर कब्जा कर लिया है। ठीक है, पता ही चला कि इधर नासुद्दीन कुबाचा को जब वो समाप्त कर रहा था ऐबक, तो उसी समय इसको पता चला कि नासुद्दीन कुबाचा ने, जो कहा था मुल्तान का, क्या नाम था, नासुद्दीन कुबाचा ने सिंध पर विजय कर लिया है। ठीक है, विजय कर लिया है। तो ऐबक ने कुबाचा को पराजित कर अपनी मतलब ऐबक, अपनी पुत्री, अपनी मतलब ऐबक ने अपनी पुत्री, क्या है, ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह नासुद्दीन कुबाचा से कर दिया। ठीक है, कुबाचा भी शांत हो गया। तो दूसरी समस्या क्या थी, नासुद्दीन कुबाचा, और नासुद्दीन कुबाचा वो भी शांत हो गया। और इस तरह से ताजुद्दीन एल्दोज और नासुद्दीन कुबाचा दोनों शांत हो गए। इधर बात करते हैं बंगाल बिहार में खिलजी। तो ऐबक का सेनापति, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, इसका पूरा नाम था मलिक बिन मोहम्मद बख्तियार खिलजी, के मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, बख्तियार खिलजी। इसी ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को क्षतिग्रस्त किया, तो मैं पहले बता चुका हूं। तो सेनापति बख्तियार खिलजी बंगाल गया। वहां के शासक अली मर्दान ने बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी थी। वहां के शासक अली मर्दान ने बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी थी, और अली मर्दान स्वयं अपने को स्वतंत्र बंगाल का शासक नियुक्त कर दिया था। नोट कर लेंगे, ये नोट कर लीजिएगा, अली मर्दान ने बंगाल में अपनी को स्वतंत्र शासक नियुक्त कर लिया था। इसीलिए ऐबक बंगाल गया तो अली मर्दान ने ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, ऐबक बंगाल गया तो अली मर्दान ने ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली, और इस तरह से ऐबक के समय ये भी एक समस्या समाप्त हो गई थी। फिर ऐबक लाखों का दान करता था। ऐबक एक दानशील व्यक्ति था। ऐबक एक दानशील व्यक्ति था, इसलिए इसे 2 उपाधियां मिली थी। एक उपाधि मिली थी इसे लाखा बख्श, लाखों का दान करने वाला, लाखा बख्श की उपाधि। ठीक है, लाखा बख्श की उपाधि। और दूसरी उपाधि थी हातिम द्वितीय, हातिम सेकंड की उपाधि।
ये उपाधि इतिहासकार मिन्हाज किसने दिया था? ये मिन्हाज के द्वारा दी गई थी। कौन सी उपाधि? हातिम शक्ल की उपाधि ये मिन्हाज के द्वारा, इतिहासकार मिन्हाज के द्वारा दी गई ये उपाधि है। ध्यान रखिएगा, मिन्हाज के द्वारा दी गई ये उपाधि है। बिल्कुल सही है, मिन्हाज के द्वारा दी गई हातिम शक्ल की उपाधि है। उस समय यह माहौल हो गया था कि अगर कोई दानशील काम करता है तो लोग ऐबक की उपाधि देना चालू कर दिए थे दूसरों को, क्योंकि ऐबक बहुत बड़ा दानशील था। इसके अलावा ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक इसने एक मस्जिद बनवाई थी। इसी तरीके से ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम की मस्जिद बनवाई थी। ठीक है, इसने ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा और 2.5 दिन के झोपड़े की मस्जिद अजमेर में बनवाई थी। ठीक है, और इसी तरीके से उसने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम की मस्जिद बनवाई थी। और कहते हैं कि 1210 में चौगान, इसका आधुनिक नाम पोलो, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत हो गई थी। ठीक है, 1200 ध्यान दीजिएगा, 1206 में अचानक घोड़े से गिरने के कारण उसकी मृत हो गई। और इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक, ध्यान देना, इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 से लेकर 1210 तक की शासन किया था। कल पढ़ाएंगे आपको हम इल्तुतमिश से थोड़ा जुड़ा हुआ आराम शाह है, उसी को जोड़ते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। तो भाई आज बहुत कम लोग आए हैं और सबको इन्फॉर्म कर दीजिए, कल क्लास है 7:15 बजे ही क्लास चलेगी। ठीक है, जय हिंद, गुड नाइट।